क्वेश्चन है Ram commenced business on 1st April 2015. On 31st March 2016, his assets 5 lakh and liabilities 2 lakh. मतलब क्लोजिंग कैपिटल जो है दैट इज 5 लाख और क्लोजिंग लाइबिलिटीज 2 lakhs. His profit during the year amounting to rupees 1 lakh. He withdrew 50,000 for his private use from the business. Okay, what will be his opening capital? यानी कि प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर जो है दैट इज 1 लाख और ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर जो है दैट इज 50,000. तो सबसे पहले क्लोजिंग असेट्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग लाइबिलिटीज. मतलब असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ये हमारा फॉर्मूला होता है ना. ठीक है, यही होता है ना फॉर्मूला. तो जब हम क्लोजिंग असेट्स लेंगे तो क्लोजिंग कैपिटल होगी और क्लोजिंग लायबिलिटीज होंगी. हमें इस क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 5 लाख, सॉरी क्लोजिंग असेट्स दिए हुए हैं, कैपिटल नहीं. क्लोजिंग असेट्स दिए हुए हैं 5 लाख. क्लोजिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल हमारे को नहीं मालूम. क्लोजिंग लायबिलिटीज हमारे को दी हुई है 2 लाख रुपए. तो ये 2 लाख रुपए इधर जाके माइनस हो जाएंगे. तो हमारी क्लोजिंग कैपिटल आ गई 3 लाख रुपए. यहां तक समझ में आया? यस. अभी देखो, जो हमारी ओपनिंग कैपिटल होती है और जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल होती है उसके बीच में प्लस प्रॉफिट होता है माइनस ड्राइंग्स होती है. मतलब अगर हम ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग करें तो इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल आती है. एक फॉर्मूला है, इसके अंदर प्लस एडिशनल कैपिटल भी आप जोड़ लो कि अगर कोई और कैपिटल डाली होती तो वो भी जुड़ जाती. यानी कि ये फॉर्मूला हो गया क्लोजिंग कैपिटल इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्राइंग्स. यानी कि प्रॉफिट जोड़ देंगे, ड्राइंग्स माइनस कर देंगे, ओपनिंग कैपिटल में तो क्लोजिंग आ जाएगी. ये एक फॉर्मूला होता है. इसके अंदर एक एडिशनल कैपिटल भी होती है लेकिन इस क्वेश्चन में बात नहीं की गई, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कर रहा. राइट? यस. तो हमको क्लोजिंग कैपिटल मिल चुकी है 3 लाख रुपए. प्रॉफिट हमारे को बता दिया गया है 1 लाख रुपए. ड्राइंग्स हमको बता दी गई है 50,000 रुपए और ओपनिंग कैपिटल हमारे को नहीं मालूम, वो हमें निकालनी है. तो ये 1 लाख माइनस 50,000, ये जो अमाउंट बना ये तो बना 50,000, इधर जाके माइनस हो गया. तो ये करेक्ट आंसर है 2.5 लाख रुपए. ओके सर, आ गया सर. ठीक है, यस सर. बाकी लोगों को भी समझ आया? यस सर. ये नॉर्मल क्वेश्चंस हमने बहुत पहले करे थे. अब आप में से बहुत लोग इसे भूल चुके होंगे, लेकिन ये क्वेश्चंस भी 2-2 नंबर के होते हैं, बहुत काम के होते हैं, कभी 2 के कभी 3 के. तो दे आर इम्पोर्टेंट. ठीक है, सर 3 लाख है ना इसका आंसर? नहीं 2,50,000 यार.
2,50,000। ओके सर। अच्छा, मैं अभी ना मतलब वो ये है कि मैं कोई ऐसा टॉपिक नहीं उठाना चाह रहा जिसमें मुझे बहुत ज्यादा बोलना पड़े, तो इसलिए मैंने ना आपको बीच में परचेज बुक सेल्स बुक कराया था, तो उसको एक ही दिन में फटाफट करा दिया था। तो मैं उसका एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। उसमें मुझे कम बोलना पड़ेगा, समझाना भी कम पड़ेगा, ठीक है। पर आप मेरे साथ साथ इसके क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि ये सभी के स्कूल में आ रहा होगा एग्जाम में, मुझे पक्का पता है, ठीक है। यस। तो आपके सामने एक क्वेश्चन खुला हुआ है, उसको देखो। मैंने आपसे कहा था सब्सिडरी बुक्स को बोला जाता है बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री या फिर बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, यानी कि सबसे पहले ट्रांजैक्शंस इसमें आके रिकॉर्ड होती हैं, फिर यहां से आगे लेजर में पोस्ट होती हैं, और फिर आगे कुछ भी हो, लेकिन ये सबसे पहले ये बनती है। तो इसके अंदर एक चीज थी कैश बुक, जिसको मैंने आपको अलग से डिस्कस किया। एक थी परचेज बुक, एक थी सेल्स बुक, एक थी परचेज रिटर्न बुक, एक थी सेल्स रिटर्न बुक, और एक थी जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर मींस जर्नल। जर्नल प्रॉपर का मतलब जर्नल ही है। तो यू कैन से दैट कि कुछ ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड होंगी, कुछ परचेज बुक में, कुछ सेल्स बुक में, कुछ परचेज रिटर्न बुक में, कुछ सेल्स रिटर्न बुक में, और कुछ जर्नल प्रॉपर में। यानी कि हम अपनी हर ट्रांजैक्शन को डिवाइड कर देंगे, कुछ ट्रांजैक्शन किसी बुक में, कुछ किसी बुक में। तो अभी मैं आपके सामने एक क्वेश्चन खोल के बैठा हूं परचेज बुक का। अब परचेज बुक का जो फॉर्मेट है वो मैं आपके सामने बना रहा हूं। इस फॉर्मेट के अंदर एक तो आपका डेट का कॉलम रहेगा, जो मैं आपके सामने स्क्रीन पे बना रहा हूं, डेट का कॉलम। दिस इज परचेज बुक, ठीक है। एक आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम रहेगा, ठीक। एक आपका लेजर फोलियो का कॉलम रहता है, एक आपका वाउचर नंबर का कॉलम रहता है, और दो अमाउंट के कॉलम रहते हैं। सिंपल परचेज बुक में तो यही कॉलम बनते हैं, ठीक है। ये हमारा पर्टिकुलर्स का कॉलम, ये लेजर फोलियो, ये वाउचर नंबर, और ये एक डिटेल अमाउंट, और एक ये नेट अमाउंट, या दोनों का अमाउंट ही लिख रहा हूं। अंदर वाले को आप डिटेल्स लिख सकते हो और बाहर वाले को अमाउंट, वैसे होते दोनों अमाउंट के कॉलम है। अब इस फॉर्मेट को देख के आप इसको ना जर्नल का फॉर्मेट मत समझना, क्योंकि बहुत लोग उसको जर्नल से मिक्स कर देते हैं। जर्नल में ये फॉर्मेट होता है डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। तो ये देखने में कुछ कुछ वैसा ही लग रहा है, पर दिस इज नॉट जर्नल, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, हमने 2017 की 5 जून को एंट्री की है, खरीदा है, बॉट फ्रॉम मोहनलाल एंड कंपनी आगरा, 20 क्विंटल शुगर, 40 बैग राइस। और उसके बाद खरीदा है परचेज फ्रॉम भारत भूषण एंड सन्स मथुरा, देसी घी, केरोसिन ऑयल, व्हीट, ग्राम राइस, ठीक है, 50 बेल्स ऑफ कॉटन। अब
इन सब ट्रांजैक्शन को देखकर हमको क्या पता चलता है कि ये किस चीज की दुकान है? एनीबडी? ये किस चीज? जनरल स्टोर। हाँ, इसको हम लोग बोल सकते हैं किरियाना स्टोर। किरियाना स्टोर मतलब एक तरह से राशन की दुकान, मतलब जिसपे राशन का सामान मिलता है, जहां पर दाल चावल चीनी वगैरह वगैरह मिलते हैं, देसी घी, केरोसिन ऑयल वगैरह जो भी चीजें मिलती हैं रिलेटेड टू किचन मोस्टली। ठीक है, बात समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूं? तो अब आखिरी ट्रांजैक्शन के अंदर हमने क्या खरीदा है? फर्नीचर। तो अब मुझे बताओ, किरियाना की दुकान में क्या फर्नीचर भी मिलता है? चेयर भी मिलती हैं, नो टेबल भी? सर। नो सर। नो सर। इसका मतलब है इसने चेयर और टेबल खरीदी होंगी अपने अपने पर्सनल यूज। मतलब पर्सनल यूज भी नहीं बोलेंगे गौरीश। ऑफिस। मान लो इन्होंने अपनी दुकान में अपने कस्टमर्स को बिठाना है, तो उसके लिए कुर्सियां तो रखेंगे। यस समझ लो सर। ना आप? ठीक है। या फिर इन्होंने इन्होंने मान लो इनका बहुत बड़ा, आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि ये आजकल बड़े सारे डिपार्टमेंटल स्टोर खुल गए हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर खुल गए हैं, जैसे कोई एक दो के नाम बताओ। रिलायंस, डीमार्ट। बिग बाजार। हाँ, बिग बाजार हो गया। या जैसे मैं इस टाइप के कह रहा हूँ, जैसे ये 37 कृष्णा मार्ट कुछ खुला हुआ है ना अशोक विहार में। सर राज मंदिर। राज मंदिर, ये सब। इनको 24/7। हाँ, मतलब जो भी है, समझ गए ना मैं जो कहना चाह रहा हूँ? अब अगर इनके पास 20 लोगों का स्टाफ है, तो स्टाफ को काउंटर पे बिठाने के लिए भी तो कुर्सियां रखते होंगे ये। तो ये कुर्सियां बेचने के लिए थोड़ी ना खरीदेंगे। आप समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ? मेरी ना आवाज बीच बीच में तेज यस हो जाती सर। है, खांसी आने को लगती है, इसलिए अपने आप जल्दी जल्दी रिप्लाई दे दिया करो। यस सर, समझ रहा हूँ हाँ सर। टाइप ऑफ ऑफिस यूज हो गया ना, मतलब। हाँ, मतलब उसको पर्सनल यूज नहीं कहेंगे, वो अपने घर के लिए नहीं खरीद रहे, खरीद तो दुकान के लिए ही रहे हैं। पर दुकान पे स्टाफ के बैठने का भी तो, और कस्टमर के बैठने का भी तो अरेंजमेंट कुछ कुछ रखते ही है ना, तो उसके लिए चेयर वगैरह तो चाहिए होती है ना। ठीक है ना? यस सर। यस सर। आप लोग समझ रहे हो ना जो मैं कहना चाहता हूं? तो मेरे कहने की कोशिश ये है, जैसे हमारे को ऐसे क्वेश्चन पूछा करते थे, चूज द ऑड वन आउट। चूज द ऑड वन आउट, इसका मतलब है कि मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा, उसमें जो चीज उनसे मैच नहीं करती उनको अलग से चूज करो। तो इन सब ट्रांजैक्शन में सिर्फ एक ट्रांजैक्शन है जो राशन की दुकान से लिंक नहीं रखती, और वो कौन सी है? आखिरी वाली। फर्नीचर। 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 तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये ट्रांजैक्शन जो है ये परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि परचेज बुक बनाई जाती है सिर्फ गुड्स की खरीद के लिए। गुड्स की खरीद के लिए। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात? कोई ऐसा जिसे मेरी बात क्लियर नहीं हुई हो? यानी कि हम गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स को रिकॉर्ड करेंगे परचेज बुक में। ठीक है, ओके। यस सर। चलो अब हम इसके अंदर गुड्स को रिकॉर्ड करेंगे। अब यहां पर इन्होंने बोला है 50 बेल्स ऑफ कॉटन खरीदी है, 1500 पर बेल। ठीक है, मान लेते हैं ये भी राशन की दुकान पर मिलती है।
बट इसको भी मैं परचेज बुक में रिकॉर्ड नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पर उन्होंने साफ शब्दों में कहा है परचेज्ड फॉर कैश, यानी कि हमने कैश में खरीदा है। तो यहां पर सिर्फ क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड की जाती है गुड्स की, सिर्फ क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड की जाती है गुड्स की। ठीक है, यहां तक समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. सबको? गौरीश क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. तो अब मैं कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि ना तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, ना तो ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, तो ये दो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए बिना मैं परचेज बुक बनाऊंगा। ठीक है, तो मैं इस परचेज बुक के अंदर इन शॉर्ट 3 एंट्रीज को रिकॉर्ड करूंगा, 5 जून की, 10 जून की और 14 जून की। ओके, ठीक है यहां तक Okay, सबको? sir. अब मैंने 5 जून को खरीदा, किससे खरीदा? मोहनलाल एंड कंपनी आगरा। Lal and Company. 10 तारीख को किससे खरीदा? भारत भूषण एंड सन्स मथुरा। 14 तारीख को किससे खरीदा? अनिल कुमार सुनील कुमार दिल्ली। ठीक है, मतलब मेरी तीनों पार्टीज के नाम क्लियर है ना आपको? पहली पार्टी का नाम है मोहन लाल एंड कंपनी आगरा, दूसरी पार्टी का नाम है भरत भूषण एंड सन्स मथुरा, तीसरी पार्टी का नाम है अनिल कुमार सुनील कुमार दिल्ली। ठीक है, अनिल कुमार सुनील कुमार दिल्ली। मतलब हमने परचेज बुक के अंदर हम लोग पार्टी का नाम लिखते हैं सबसे पहले, जिससे हमने माल खरीदा है, पार्टी का नाम। तो मैंने पार्टी के तीनों के नाम लिख दिए। इज इट क्लियर? Yes, sir. अब मैंने इस पार्टी से क्या क्या खरीदा है? 20 क्विंटल शुगर एट द रेट 1200 पर क्विंटल। 20 क्विंटल शुगर एट द रेट 1200, तो 1200 इंटू 20 कितना हुआ? 2 3 1 2 3 24,000 रुपए। ठीक है, 40 बैग राइस ईच कंटेनिंग 1 क्विंटल एट द रेट 1500 पर क्विंटल, यानी कि 40 क्विंटल राइस लिया हमने एट द रेट 1500 पर क्विंटल, यानी कि 60,000 रुपए हो गया। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट है 15%, यानी कि 84,000 का माल खरीदा, उसके ऊपर सामने वाली पार्टी ने हमको डिस्काउंट दिया। ट्रेड डिस्काउंट को कहा जाता है बल्क डिस्काउंट। बल्क डिस्काउंट, जब हम इकट्ठा बहुत सारा माल खरीदते हैं तो सामने वाला हमारे को अपने प्रॉफिट में से कुछ मार्जिन छोड़ देता है, यानी कि वो हमको बेनिफिट हो जाता है। सामने वाले की तरफ से वो डिस्काउंट दे दिया गया और हमारे लिए कॉस्ट कम हो गई।
तो हमारा बेनिफिट हो गया। तो 84,000 का 15% कितना हुआ? 8,400 और 4 12 12,600। लेस करके कितना आया? 71,400। यहां तक क्लियर हुआ? सबको क्लियर हुआ? Yes, sir. भरत भूषण से हमने क्या खरीदा? देसी घी खरीदे 20 टिन, ईच कंटेनिंग 16 किलो, 120 पर किलो। तो 20 टिन खरीदे, हर टिन 16 किलो का था, तो कितना कितना किलो घी खरीदा हमने? जरा इसको मल्टीप्लाई करना। Sir, 38,400. पक्का? Yes, sir. 320 किलो घी एट द रेट 120 रुपए पर किलो। 1000 लीटर केरोसिन ऑयल एट द रेट 6 पर लीटर, यानी कि 6,000 रुपए। तो ये हो गया हमारा 400, 8 6 14, 44,400 लेस ट्रेड डिस्काउंट। यहाँ पे 15% था, यहाँ 10% है, माइनस करेंगे 9 39960। ये ट्रांजैक्शन हो गई, ये हो गई। अनिल कुमार सुनील कुमार दिल्ली से हमने खरीदा है 30 क्विंटल व्हीट, 20 क्विंटल ग्राम, 10 क्विंटल राइस एट द रेट 500 पर क्विंटल, एट द रेट 1200 पर क्विंटल, एट द रेट 1400 पर क्विंटल। ठीक है, 500 इंटू 30 हो गया 15,000, 1200 इंटू 20 हो गया 24,000, 1400 इंटू 10 हो गया 14,000, 53,000. 53,000। तो हमारी टोटल परचेज बैठ गई 60, 4 और 9 13, 1 और 1 2 और 9 11 और 3 14, 1 और 7 8 और 3 11 और 5 16, 16436। सॉरी, क्या हुआ? 360 आ रहा है। ये आंसर के अंदर टाइपिंग मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी। ठीक है, कैलकुलेशन में तो गड़बड़ नहीं है ना? No, sir. No, sir. तो मैंने आंसर गलती से लिखा हुआ है 164,630, वो 360 है। ओके, Okay, sir. ये जो टोटल है ये परचेज अकाउंट में जाएगा। ये टोटल परचेज अकाउंट में, परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में जाता है। ये बात ध्यान रखना, परचेज बुक का टोटल परचेज अकाउंट में जाता है, क्योंकि यहां से इसके बाद लेजर्स बनते हैं और उन लेजर्स के अंदर एक लेजर परचेज अकाउंट भी बनेगा। तो परचेज अकाउंट में सीधा टोटल टोटल लिखा जाता है कि हमने टोटल इतने गुड्स खरीदे उधार में।
मतलब ये डायरेक्ट परचेज अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा ये अमाउंट। समझ आई बात? हाँ जी। Yes, sir. बेसिकली मैं आपको इसको ऐसे एक्सप्लेन करता हूं। आप लोग फ्लो चार्ट समझते हो? फ्लो चार्ट, मैं एक फ्लो चार्ट बना रहा हूं। मैंने बुक्स मेंटेन करना स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई किया। उसके बाद मैंने उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया। उसके बाद मैंने उन ट्रांजैक्शन को पोस्ट किया लेजर में। और इधर ये जो रिकॉर्ड किया, इसमें मैंने कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जर्नल ये बनाए। मतलब सबसे पहले ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करनी होती है। आइडेंटिफाई का मतलब होता है वो ट्रांजैक्शन जिनको हम बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, यानी कि फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजैक्शंस, यानी कि मॉनेटरी टर्म्स में जिनको एक्सप्रेस किया जा सकता है, वो ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना। उसके बाद उनको रिकॉर्ड करना कैश बुक में या परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न या जर्नल के अंदर, जिसमें भी वो रिकॉर्ड होगी। फिर उन सब की रिकॉर्डिंग के बाद लेजर पोस्टिंग होती है, और उस लेजर पोस्टिंग के बाद उसको ट्रायल बैलेंस के अंदर डाला जाता है। यानी कि एक तरह से उसको बैलेंसिंग भी कहते हैं और समराइजिंग भी कहते हैं। समराइजिंग, ठीक है। हेलो, हाँ। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? सर ये टॉप में बी क्या है? अरे बी तो मैंने मतलब इस चीज को यहां से जोड़ने के लिए बनाया यार।
ओके सर। फ्लो चार्ट तभी तो मैंने बोला था, फ्लो चार्ट में इसको कनेक्टर बॉक्स कहते हैं। मतलब हम जैसे जगह कम है तो मैंने इसको आगे कनेक्ट कर दिया। जैसे मैथ्स में हम बोलते हैं ना इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, बाद में कहीं लिखते हैं फ्रॉम 1 फ्रॉम 2, ऐसे लिखते हैं ना मैथ्स में, यस सर। उस टाइप से कनेक्टर है ये। मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है बीच में, तो मेरे पास बोर्ड पे इधर स्क्रीन पे जगह कम है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ओके सर। आप तो बस फ्लो देखो कि ट्रांजैक्शन का फ्लो कैसे हो रहा है, कि सबसे पहले ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो रही है, फिर जनरलाइज मतलब रिकॉर्ड हो रहा है, फिर पोस्ट हो रहा है, फिर समराइज हो रहा है जिसमें ट्रायल बैलेंस में समरी लिखी जाती है। ये पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस है जो हर साल चलता है, हर हर कोई बनाता है, हर बिजनेसमैन बनाता है। ठीक है। और रियल लाइफ में परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, ये सब बनती हैं। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। जब हम परचेज करते हैं, जब हम परचेज करते हैं, व्हेन वी परचेज, तो जैसे मैंने कहा मोहनलाल, भरत भूषण, अनिल कुमार, ये हम लोगों के कौन बन गए? क्रेडिटर। क्या? दोबारा बोलो। क्रेडिटर। हाँ, ये हम लोगों के क्रेडिटर्स बन गए। क्रेडिटर्स क्यों बन गए? क्योंकि सर हमने इनसे गुड्स खरीदे और हमें पैसे देने हैं अभी इनको। राइट, हमने इनको पैसे देने हैं तो हमने इनको क्रेडिटर मान लिया, यानी कि ये क्रेडिट हो गए ना हमारी बुक्स में। इनका क्रेडिट बैलेंस क्रिएट हो गया ना, क्रेडिट बैलेंस क्रिएट हो गया ना बुक्स में। ठीक है, ठीक है ना। यस सर। अब अगर मान लो मैंने इनको माल वापस किया, अगर मैंने इनको माल वापस किया तो क्या होगा? मान लो मैंने मैंने मोहनलाल से 70,000 रुपए का सामान खरीदा है, 70,000 रुपए का, तो मैंने इनके कितने पैसे देने हैं? मोहनलाल मेरा कितने से क्रेडिटर बना? क्या हो गया? आंसर तुम दे दे। 71400। अरे नहीं यार, मैंने बोला है मान लो मैंने इनसे 70,000 रुपए का माल खरीदा, तो मैंने, ये मेरा कितने का क्रेडिटर बन गया? 70,000। अभी मैंने इनमें से इनको 5,000 का माल वापस कर दिया, तो तब ये मेरा 65,000। 65। इसका मतलब मेरी बुक्स में ये पहले क्रेडिटर बना 70 का, अब कितने का रह गया? 65। क्यों? क्योंकि सर हमने 5000 का रिटर्न कर दिया। तो टेक्निकली हमें इनको डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा। डेबिट नोट, एक होता है क्रेडिट नोट, एक होता है डेबिट नोट। नाम सुना है? स्कूल की टीचर ने नाम तो लिया होगा, मैं नहीं मानता नहीं लिया। यस। और आप में से कई लोग पूछना चाहते होंगे कि सर ये डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है? समझ रहे हो मेरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं? यस आया सर। ना? डेबिट नोट हम क्रेडिटर्स को इशू करते हैं और क्रेडिट नोट डेटर्स हमको इशू करते हैं। मैंने अपनी बुक्स में किसी को माल बेचा, सॉरी, क्रेडिट नोट हम डेटर्स को इशू करते हैं। सॉरी, मैंने बोला था डेटर्स हमको देते हैं, नहीं नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। मुझे बोलना ये चाहिए था हम
क्रेडिटर्स को डेबिट नोट देते हैं और डेटर्स को क्रेडिट नोट देते हैं हम लोग। क्रेडिट नोट देने का मतलब ये होता है, देखो मैंने सोल्ड गुड्स टू राम 90,000, मैंने राम को माल बेचा 90,000 रुपए का। अब मैंने राम से कितने लेने हैं? 90,000। 90,000. इसका मतलब है राम मेरा डेटर बन गया 90,000 रुपए से। ओके, यस सर। यस सर। तो इसका मतलब है उसका डेबिट बैलेंस है मेरी बुक्स के अंदर 90,000 रुपए। मतलब राम से मैंने इतना पैसा लेना है, डेटर है वो मेरा। अभी उसने मेरे को 8,000 का माल वापस कर दिया, 8,000 का माल वापस कर दिया, यानी कि सेल्स रिटर्न हो गई कितने की? 8,000. तो मैं अपनी बुक्स में राम को क्रेडिट कर दूंगा 8,000 से, यानी कि 90,000 में से मैं 8,000 माइनस कर दूंगा तो वो कितना रह जाएगा? 81,000। 82। यानी कि ये डेबिट था, ये क्रेडिट हो गया 8,000, तो 81 रह गया। तो मैं इसको क्रेडिट नोट इशू करूंगा। समझ रहे हो बात आप? सर 82 रहेगा। यस सर 82। 82 सही यार। रिज्वाइन करनी है सर, क्लास खत्म होने वाली है। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बस एक चीज दिखाना चाह रहा हूँ। हो गई है वैसे।